हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज से हम BSc स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसका फर्स्ट पार्ट जो है एरो नोटेशंस हम आज करेंगे। बच्चों, जो एरोज होती हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। ये क्या क्या बताती हैं, इनको देखकर हम क्या क्या आइडिया होता है वो सारे हम एरो नोटेशंस में देखेंगे। एरो नोटेशंस को हिंदी में तीर संकेतन भी कहते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ शुरू होता है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। फर्स्ट सब टॉपिक जो है एरो नोटेशंस, तीर संकेतन। तीर बच्चों होता क्या है वो देखिए। बच्चों, इस तरह का निशान जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह देखने को मिलता है, तो हमें लगता है कि सिर्फ एक ही प्रकार का इस तरह का तीर होता है, लेकिन इसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो हमारे सारे टाइप्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो है हमारा कंसर्न जो है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो हमारा कंसर्न जो है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा। इसमें जो मेन टाइप के एरोज हमें देखने को मिलते हैं और उनको देखने के बाद हमें उस रिएक्शन के बारे में, उस एरो के बारे में, उस एरो से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या आइडिया होता है, वो हम देखेंगे। बच्चों, ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, BSc के बाद में जब आप MSc करेंगे तब आपको वहाँ हिंदी मीडियम की बुक्स नहीं मिलेंगी। सारी कोर्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में होगा, इसलिए आपको ज़रूरी है कि इंग्लिश के टर्म्स जो होते हैं वो भी अभी से बता दी जाए, अभी से आपको इंट्रोड्यूस कर दी जाए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। अब जनरल जो है एरो, इससे पहले कि मैं क्लासिफिकेशन आपको टाइप्स बताऊँ, 5 टाइप्स हैं जिनको मैंने 2 ग्रुप्स में रखा हुआ है। एरो का जो हम फॉर्मेशन करते हैं, जनरली हमने इस तरह का एरो भी देखा है बच्चों, एक हमने इस तरह का एरो भी देखा है। इसको हम कर्व्ड एरो, घुमावदार एरो कहते हैं। ये हमारा स्ट्रेट एरो है। इसके अलावा आपने केमिस्ट्री में इस तरह का एरो भी देखा है, एक एरो आपने इस तरह का भी देखा है। तो जो अलग अलग एरोज हैं वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका आइडिया जो है आज आपको वीडियो देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे, उसके कंसेप्ट आपके। कर्व्ड एरो को हम घुमावदार एरो कहते हैं। ये डबल हेडेड, ये इसका हेड होता है, ये एक इसका टेल होता है, ये टेल पोर्शन बोलते हैं एरो का, और ये वाला इसका होता है हेड पोर्शन। ये बीच में स्ट्रेट लाइन है। इस एरो में 2 हेड हैं, हेड लिख लेंगे इसको, इसमें 2 हेड है इसमें, और इसमें हमको दिख रहा है कि आधा ही हेड है, पूरा नहीं बना हुआ है, तो ये हाफ हेडेड एरो भी कहलाती है। या फिर मछली को पकड़ने का जो कांटा होता है, इसको फिश हुक एरो भी कहते हैं। एक फिश एरो आपको इस तरह की भी देखने को मिलती है कई रिएक्शंस में। तो जो एरो है जिसको हम एक सिंगल सी लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं कर्व फॉर्म में या स्ट्रेट फॉर्म में, वो हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देती है जो आज तक आपको शायद नहीं पता था, लेकिन आज जो है आपका वो सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद में, कि एरो जो है वो किस प्रकार से हमें रिएक्शन के बारे में बताती है। तो मेन जो होती है, चाहे वो कर्व्ड एरो हो, ये वाली एरो हो, या फिर स्ट्रेट एरो हो, सारी एरोज जो हैं जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंसर्न आपको बता रही हूँ, एक तो ये वाली एरो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंसर्न, एक आपको ये वाली एरो देखने को मिलेगी, एक आपको इस तरह की एरो भी देखने को मिलेगी। ये सारी कंसर्निंग जो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताती है। मैक्सिमम एरोज जो है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है किस तरह से हो रहा है उस रिएक्शन में, वो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रहा है, वो हमें एरो के द्वारा पता चलता है। जहाँ से ये शुरू होती है एरो, जिसको हम टेल कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ये हमारा शुरुआती पॉइंट। जहाँ ये खत्म हो रही है वो हमारा फाइनल पॉइंट होता है, या फाइनल पोजीशन होती है, पोजीशन भी कह सकते हैं इसको हम। जहाँ पे ये खत्म हो रही है, जिसको हमने हेड से डिनोट किया है, ये हमारा हो जाता है फाइनल पोजीशन। जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इन एरोज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कितने टाइप्स के एरोज हमारे होती हैं। 2 पार्ट में मैंने इनको कैटेगराइज किया है, एक हमारी कर्व्ड एरो होती है, एक हमारी स्ट्रेट एरो होती है। कर्व्ड एरो को फिर दोबारा मैंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक तो हमें इस तरह को देखने को मिलेगा बच्चों, और एक हमें इस तरह को देखने को मिलेगा, चाहे वो इस डायरेक्शन में मिले चाहे वो इस डायरेक्शन में मिले। इसका सिर जो है पूरा है, इसको हम बोलते हैं फुल हेडेड, पूरे सिर वाली, और ये मुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम कर्व्ड कहते हैं। तो ये फुल हेडेड कर्व्ड एरो ये कहलाती है। ये सेकंड वाली जो है बच्चों कर्व तो है, लेकिन इसका हेड जो है ये वाला सिरा जो है फुल नहीं है। ये हाफ हेडेड कर्व्ड एरो, या इसका दूसरा नाम जो है फिश हुक एरो भी है। जैसा मछली पकड़ने का कांटा होता है उसकी शेप बिल्कुल मिलती है, इसलिए इसका नाम जो है फिश हुक एरो हमने रख दिया है। मेन चीज़ जो है, चाहे वो फुल हेडेड हो चाहे हाफ हेडेड हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्लाइड्स में, कि जो एरोज होती हैं ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करती हैं।
ये जो एरो होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करती है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, जो टेल पोर्शन है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है टेल और हेड के बारे में। जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो बताता है टेल पोर्शन, और हेड पोर्शन जो है जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी फाइनल पोजीशन जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाता है वो उसका हेड बताता है। चाहे वो हाफ एरो हो या फुल एरो हो, सब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताते हैं। डबल हेडेड जो एरो होती है वो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताती है। दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके द्वारा बताए जाते हैं, जबकि सिंगल हेडेड एरो जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। डिटेल में जो है हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब बच्चों हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, अब इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कहाँ करेगा, तो हमने देखा था टेल से जो है शो होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और हेड तक जाएगा। एक चीज जो हमें यहाँ देखने लायक है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा बच्चों वहीं से तो मूव करेगा। इसका मतलब जो टेल वाला पोर्शन होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है हेड वाले पोर्शन तक, जो इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो हमेशा रिच स्पीशीज से पुअर स्पीशीज की तरफ होता है। तो टेल जो है वो उस एटम को बताती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हेड जो है उस एटम को बताता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है या फिर जो पुअर स्पीशीज है। नेक्स्ट टाइप की जो एरोज हैं वो स्ट्रेट एरोज हैं। इसको मैंने 3 पार्ट में रखा है। एरो ऑन वन साइड, इस तरह की एरो देखने को मिलेगी जिसमें हमें। दूसरी जो है एरो ऑन बोथ साइड, इस तरह की एरो हमें दिखने को मिलेगी। और तीसरी जो है हमें इस तरह की एरो देखने को मिलेगी। इनके बारे में डिटेल्स में जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ। एरो ऑन वन साइड ये हमें किसी रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड हो रहा है उसके बारे में बताती है कि रिएक्टेंट से जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो हमें ये वाली एरो बताती है। ये वाली एरो जो है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिजोनेंस में देखने के लिए, अनुनाद में, हाइपर कॉन्जुगेशन में देखने को मिलती है। इस तरह की रिएक्शन जो होती है ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वहाँ देखने को ये मिलती है। तो बच्चों 3 तरह की जो एरोज मैंने बताई है स्ट्रेट वाली, आपको डिफरेंस इसमें समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है कर्व्ड एरोज, फुल हेडेड कर्व्ड एरो हम पढ़ेंगे इसमें। बच्चों इसकी शेप जो है इस तरह से होती है, फुल हेडेड। सिर इसका पूरा है तो पूरा सिर बना देंगे, कर्व्ड है इसलिए मैंने इसको कर्व के फॉर्म में बना दिया है। ये भी हमें 2 तरह की देखने को मिलती है। मैं एग्जांपल से आपको बता रही हूँ, बच्चों ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो एरो का कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होगा तो किसी भी रिएक्शन को देखकर आप उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। एरो जो है एक तरीका है किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने का। एक रिएक्शन जो है हुआ और उसमें एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ ए बी, ए और बी के बीच में बॉन्ड है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है हमारी, उसमें सारे जो है कंपाउंड्स ऑफ हम कार्बन विद अदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनके साथ हम डील करते हैं। ये जनरली जो है 2 तरह के होते हैं जो हमने पढ़े थे। एक सैचुरेटेड पढ़ा था हमने बच्चों, संतृप्त, और दूसरा हमने पढ़ा था असंतृप्त। यहाँ पे ये बताना जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड है वो आयनिक है कि कोवेलेंट है, तब तक आप बॉन्ड का ब्रेकेज तोड़ोगे कैसे उसको और उसका इलेक्ट्रॉन का मूव कैसे करोगे आप। ये है हमारा असंतृप्त, और एक था संतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड था। असंतृप्त वाले में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। मैंने कहा कि एक रिएक्शन हुआ जिसमें ए बी जो है एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ए बी के बीच में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है ये कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले ए का है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले बी का है। कोवेलेंट बॉन्ड की बात हम करेंगे, सहसंयोजक बंध। ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। जो एरो हमें 2 टाइप की देखने को मिलेंगी, कर्व्ड एरो, वो भी फुल हेडेड एरो। एक एरो वो होगी जो बीच वाले पोर्शन से या तो ए को जा रही होगी या फिर बी को जा रही होगी। यहाँ मैंने बी को दिखाया है क्योंकि ये पूरे इस बॉन्ड के ऊपर से जा रही है। इसका मतलब है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बी में चले गए, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा। अब क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का भी था, ए के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और बी ने खुद का इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया और साथ में जो है इसने ए का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह के मूवमेंट से, जिसमें बॉन्ड से एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, हमारे पास कैटायंस और एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन सी एरो है? ये एरो है जो
स्टार्ट होती है बॉन्ड टू एटम, जो बॉन्ड है उससे एटम की तरफ, बॉन्ड को हम बंद कहते हैं बच्चों। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप की हो गई फुल हेडेड कर्व्ड एरो। अब बच्चों एक दूसरा केस जो है जिसमें एरो हमें किसी एटम से बीच में जाता हुआ दिखाई देगा। अब जो टेल है इसका एटम से है शुरू हुआ है और एरो जो है इसका इस बॉन्ड के ऊपर ख़त्म हो रहा है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ से टेल शुरू होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। अब टेल जो बच्चों इसमें यहाँ से शुरू हुई थी, ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात मैं कर रही हूँ, और यहाँ पे ख़त्म हुई थी। तो इसका मतलब जहाँ से टेल शुरू हुई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये पहुँचे कहाँ इलेक्ट्रॉन? बी के ऊपर। बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुँच गए बच्चों, यहाँ माइनस का निशान नहीं है। बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुँच गए तो इसके ऊपर मैंने माइनस का निशान लगा दिया। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये एरो जो थी यहाँ टेल बीच में बॉन्ड के यहाँ से शुरू होकर इस बी पे जा रही थी। तो मैंने बताया था आपको जहाँ से टेल शुरू होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जहाँ ये एरो ख़त्म होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ बॉन्ड से इस एटम की तरफ तो ए पे प्लस का निशान हो गया और बी पे माइनस का निशान आ गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे बॉन्ड के बी पे शिफ्ट हो गए। अब बच्चों ये ऊपर वाला उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ए पे प्लस का निशान इसलिए आया है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड वाले थे उसमें ए का इलेक्ट्रॉन भी था, लेकिन बी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, तो ए पे प्लस का निशान आ जाएगा और बी पे माइनस का निशान आ जाएगा। तो सेकेंड टाइप हमारा है वो है इस तरह का एक बना हुआ है प्रोडक्ट, कंपाउंड बना हुआ है जिसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें जो है एरो स्टार्ट हो रहा है एटम से बॉन्ड की तरफ। बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे, एटम से बॉन्ड की तरफ हो रहा है। मैंने बताया था जो टेल वाला पोर्शन होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जहाँ से टेल शुरू होती है या जहाँ से एरो शुरू होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और जो हेड होता है इसका मतलब वो पोर्शन जहाँ हेड जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। ये मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। इस ए बी जो था हमारा कंपाउंड, इसमें एरो जो है बी से बॉन्ड की तरफ जा रही है, इसका मतलब बी जो है इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, 2 तरीके से कोई कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, या तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या फिर सेकेंड जो होता है केस उसके ऊपर नेगेटिव का निशान। तो हम दोनों ही केस यहाँ पे देखेंगे। पाई बॉन्ड जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं क्योंकि उनके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको वो इन्वॉल्व कर सकते हैं रेजोनेंस के लिए। अब हम फर्स्ट केस जो है, अगर मान लीजिए बी के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये मेरे लोन पेयर है बी के ऊपर। अब जो है बी इस लोन पेयर को दे रहा है बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे बी के थे हमारे, जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ए और बी के बीच में, हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्म होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। बी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा, तो हमारा जो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा उसके बाद में बी के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा। बच्चों प्लस का निशान क्यों आया देखिए, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक बॉन्ड तो पहले से ही बना हुआ है बीच में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है, तब जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक ए का है एक बी का है, तो दोनों के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इस केस में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन बी के हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बीच में रख रहा है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। बॉन्ड अगर फॉर्म होता है बीच में तब भी बी को तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ रखना ही पड़ता। अब यहाँ जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख रहा है, अब ये जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ बी के ऊपर +1 का निशान आ जाएगा। बच्चों समझ में आया प्लस का निशान क्यों आया है? बी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक लोन पेयर था, जैसे ही इसने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को रखा तो बी के ऊपर प्लस का निशान आ गया। ए और बी के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है तो बी को एक इलेक्ट्रॉन तो देना ही देना है, लेकिन यहाँ पे उस एक के साथ में एक इलेक्ट्रॉन और दे रहा है वो, इसलिए +1 का निशान आ जाएगा। ए और बी मान लीजिए एक कंपाउंड है और इसके ऊपर माइनस का निशान है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एरो जो है बी से बॉन्ड की तरफ मूव होगी। एरो जो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन पुअर साइड की तरफ मूव करती है। माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन तो इसका बी का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने कहीं बाहर से लिया है, दोनों इलेक्ट्रॉन बी के नहीं है। बच्चों ये ध्यान रखेंगे इस बात को, मैं आपको इस वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया था, अब वो बाहर से लिए हुए इलेक्ट्रॉन को रख रहा है यहाँ पे और एक खुद के इलेक्ट्रॉन को रख रहा है,
ए और बी के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा बच्चों, लेकिन बी के ऊपर प्लस का निशान नहीं आएगा। प्लस का निशान जो है सिर्फ फर्स्ट केस में आएगा, क्योंकि उस समय दोनों इलेक्ट्रॉन बी के खुद के थे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बी का है, एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं बाहर से लिया है। एक माइनस का निशान का मतलब है एक लोन पेयर या फिर दो इलेक्ट्रॉन। ये आप पढ़ चुके हैं 12th में, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक पे प्लस का निशान लिखा हुआ है मैंने, देखिए यहाँ पे बी के ऊपर, और यहाँ मैंने बी लिखा हुआ है बिना प्लस के निशान के। दोनों में डिफरेंस उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से कंपाउंड है। अब मैं आपको बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ बीच में हो रखा है, मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। इसका मतलब टेल जो है यहाँ पर है। अब टेल यहाँ पर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है इस बॉन्ड से इस कार्बन एटम की तरफ हो रहा है। और ये वाली जगह जहाँ पे एरो खत्म हो रहा है, ये पहले तो इलेक्ट्रॉन पुअर थी, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा। तो जहाँ भी एरो खत्म हो बच्चे, वहाँ आपको माइनस का निशान रखना है, और जहाँ से ये टेल हो वहाँ पे आपको प्लस का निशान रखना है। जहाँ टेल होगी वहाँ बच्चे आप पॉजिटिव का निशान लगा देना, क्योंकि वहाँ कमी हो जाएगी। और जहाँ टेल नहीं है, एरो है, वहाँ पे प्लस का निशान नहीं आएगा, माइनस का निशान आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ लास्ट में पहुँच जाता है, वो उसकी फाइनल पोजीशन है। जैसे हम HCl का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमें पता है H और Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ होता है। इस केस में हमें पता है जहाँ से एरो शुरू हो रही है वो इलेक्ट्रॉन रिच था। वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो डबल हेडेड एरो होती है, इस तरह की कर्व्ड एरो जिसके पूरा सिर बना हुआ है, ये उस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन लेके जाती है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट Cl की तरफ हो रहा है, तो Cl पे माइनस का निशान आ गया और H के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा बच्चों। माइनस का मतलब है इस बॉन्ड के, पता है हमें कि H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना था, एक इलेक्ट्रॉन तो Cl का खुद ही था, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने हाइड्रोजन वाला ले लिया, अपनी तरफ खींच लिया, उस एक इलेक्ट्रॉन के खींचने के कारण इस पे माइनस का निशान आ जाएगा। एक आपको बॉन्ड फॉर्मेशन वाला और बता देती हूँ मैं। जैसे बच्चों ये हाइड्रोनियम आयन है, H3O अपन प्लस लिखते हैं। कैसे बनेगा ये? बीच में ऑक्सीजन रख दिया मैंने, 3 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने इसके। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? ऑक्सीजन की जो है एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6 हो गया। ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये बॉन्ड नहीं बना हुआ था ये वाला, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। जैसे ही एक H और आके लग गया, H प्लस के फॉर्म में, यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में बच्चों ये आके लगेगा यहाँ पे, इसका मतलब इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बच्चों मैं क्या बता रही हूँ ध्यान से सुनेंगे। इस हाइड्रोजन के पास में कोई नहीं था, H प्लस के फॉर्म में ये आया। इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दे दी। ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस बीच वाले बॉन्ड के फॉर्म होने के लिए दे दिए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कम हो गए। अब क्योंकि सारे के सारे दोनों इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको केस डिस्कस किया है, ऑक्सीजन के थे, तो यहाँ पे प्लस का निशान जो है आ जाएगा। दोबारा देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 6 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड होते हैं। जब ये H2O के फॉर्म में था उस समय इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े थे और इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा था। एक H प्लस और आके इसके साथ लग गया, क्योंकि H प्लस है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, तो इसके ऊपर प्लस का निशान बच्चों आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे हम ट्रिक के साथ में। एक एग्जाम्पल जो है ये देखिए, N इस तरह का एक कंपाउंड है कोई। अब ये नेगेटिव का निशान है, इसका मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देगा यहाँ पे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है माइनस वाले इसने यहाँ पुट कर दिए, पुट करते ही यहाँ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसे ही होगा, कार्बन की जो है वैलेंसी 5 हो जाएगी। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे और 3 यहाँ हो गए। अब जो है कार्बन ने क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज इन दोनों एटम के बीच में गया है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा।
और ये दो एटम के बीच का जो नेगेटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, वो एक एटम के ऊपर चला गया। एरो की डायरेक्शन जो है हमारी हो जाएगी, टेल पे बच्चों हमेशा जो है पॉजिटिव निशान लिखेंगे और हेड पे जो है हमेशा नेगेटिव का साइन लिखेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, जहाँ टेल है वहाँ पॉजिटिव का निशान लगा दीजिए, जहाँ हेड है वहाँ नेगेटिव का निशान लगा देंगे। ये दोबारा देखिए, यहाँ से आगे वाले एन और सी के बीच में यहाँ टेल है तो यहाँ प्लस का निशान लगा दीजिए, इस पे माइनस का निशान लग जाएगा। पहले सल्फर पे नेगेटिव था, अब पॉजिटिव का निशान आ गया, दोनों कैंसिल हो गए तो कोई चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर। यहाँ पर माइनस का निशान था तो उसको मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिया बच्चों, क्योंकि ये दो एटम के बीच में नेगेटिव का निशान था तो मैंने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कर दिया है। तो बच्चों ये ट्रिक है, इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर सकते हैं। अब दो एटम के बीच में पॉजिटिव का निशान है तो बच्चों एक बॉन्ड कम करना है, और दो एटम्स के बीच में नेगेटिव का निशान है तो एक बॉन्ड बढ़ाना है। दो एटम्स के बीच में पॉजिटिव का निशान, एक बॉन्ड कम करना है, दो एटम्स के बीच में नेगेटिव का निशान, एक बॉन्ड बढ़ाना है। तो यहाँ एन के ऊपर देखिए, क्योंकि यहाँ हेड है, हेड जो है बच्चों अपना नेगेटिव होता है तो एन के ऊपर जो है नेगेटिव का निशान आ जाएगा। और बच्चों एक वर्ड होता है फॉर्मल चार्ज, इस कंपाउंड में ये वाला जो पहला है, और इसमें जो है टोटल चार्ज हमारा सेम रहना चाहिए। यहाँ भी एक माइनस का निशान था और यहाँ भी एक माइनस का निशान है, तो फॉर्मल आवेश जो होता है, फॉर्मल चार्ज जो होता है वो सेम रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, बीच में जो मैं एरो लगाऊंगी रेजोनेंस वाली एरो लगा रही हूँ बच्चों। अभी तो मैं आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बता रही हूँ, इस एरो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब क्योंकि ये प्लस का निशान है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कभी भी एरो का मूवमेंट जो है प्लस से नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अगर आप इस तरह से एरो बना देंगे तो आपका बच्चों गलत हो जाएगा। तो एरो का मूवमेंट जो है, यहाँ देखिए पाई बॉन्ड मैंने आपको बताया था पहली वाली स्लाइड में, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इससे जो है इस तरफ होगा। अब जहाँ पे टेल होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब बच्चों जो है यहाँ से ये देखिए, आप एरो का मूवमेंट जो है यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो जहाँ टेल होती है वहाँ पॉजिटिव का निशान लगा दीजिए, जहाँ हेड होता है वहाँ नेगेटिव का निशान लगा दीजिए। दो एटम के बीच में नेगेटिव के निशान का मतलब है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना दीजिए। अब क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच में पॉजिटिव का निशान था, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। बच्चों एक बॉन्ड देखिए मैंने कम कर दिया, बॉन्ड मैंने कम कर दिया, लेकिन कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती है तो 2 ये रहा, 1 ये रहा, तो यहाँ प्लस का निशान यहाँ आ जाएगा। दोनों में एक एक प्लस का निशान है तो फॉर्मल आवेश जो है दोनों का कंजर्व्ड है, सेम रहेगा। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव निशान कैसे होगा। मेन जो हमें एरो देखनी है, एरो की जो टेल होती है वो पॉजिटिव होती है, एरो का हेड जो होता है वो नेगेटिव होता है। जहाँ से टेल शुरू होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में वहाँ पे प्लस का निशान आ जाता है। मैं आपको जाने के बाद के निशान बता रही हूँ, प्लस और माइनस जो मैंने आपको बताए हैं। ये H2O है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर प्रेजेंट है, लोन पेयर जो है, ये देखिए। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। अब क्योंकि ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन को दे रहा है, अब जो ऑक्सीजन है इसने इस हाइड्रोजन को दिए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, अब इसको इस इलेक्ट्रॉन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस साइड बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो जो हमारा बनेगा क्या वो देखिए, 2 हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेंगे। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मैंने अभी बताया था आपको पिछली स्लाइड में, इस पे प्लस का निशान आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए प्लस का निशान आया है, ये H हो जाएगा। और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस O ने ले लिए और साथ में हमारा OH माइनस निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल बच्चों और देख लेते हैं, जैसे हम रेजोनेंस में करते हैं वो देखिए, साथ में जो है हमारा O लगा हुआ है माइनस। अब जो मूवमेंट होगा हमारा यहाँ से होगा इस तरफ, जहाँ पे टेल आ रही है वहाँ पे हो जाएगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव, जहाँ पे हेड आ रहा है वहाँ हमारा हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। बच्चों डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का निशान जो है जब एरो बना लेते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो जाता है उसके बाद का निशान है। एक्चुअल में जो एरो होती है जहाँ से शुरू होती है टेल वाला पोर्शन जो इलेक्ट्रॉन रिच
इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मात्रा को दिखाता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव हो गया उस समय वहाँ पे प्लस का निशान हो जाएगा। इसलिए एरो में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बाद में टेल पोर्शन को हम प्लस लिखते हैं और हेड वाले को हम माइनस लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं। अब जो है ये वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव। अब ये बनेगा क्या वो देखिए, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं, आपको देखने में आसानी हो। अब क्योंकि O जो है बच्चों, यहाँ देखिए ये जो O है हमारा, इस पे पहले जो था माइनस का निशान था और एरो बनने के बाद में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद में प्लस का निशान आ गया। तो बच्चों अब इस पे कोई निशान नहीं आएगा, कोई निशान नहीं लिखूंगी मैं। नेगेटिव जो है यहाँ देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था ये जो नेगेटिव ये वाली की बात कर रही हूँ मैं, ये नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन एटम के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में आया है। जब नेगेटिव चार्ज दो एटम के बीच में आता है तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ मैंने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया बच्चों। और जब पॉजिटिव का निशान, ये वाला निशान देखिए, पॉजिटिव का निशान दो एटम्स के बीच में आता है तो एक बॉन्ड हट जाता है, यहाँ से मैं बॉन्ड हटा दूंगी और बाकी बचे हुए बॉन्ड में लगा दूंगी। और ये वाला देखिए, और ये जो नेगेटिव का निशान है इसको मैं ऐसे कैसे लिख दूंगी यहाँ पे, तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह का हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मान लीजिए जो हमने बनाया था ये H2O ऊपर वाला, ये वाला, ये दोबारा जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास में ऑक्सीजन के ऊपर, ये यहाँ पे अटैक करेगा। एक्स्ट्रा का मतलब एक खुद का है एक किसी और का है, इसलिए माइनस का निशान है। अब क्योंकि ये वाला OH के साथ में बॉन्ड बना लेगा तो इसको इस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का बच्चों खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया था। और H जो है ये वाला H यहाँ से खाली हाथ गया है तो ये H ये चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ये O यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। नेगेटिव का निशान है, खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लिया हुआ था। अब क्योंकि जो खुद का इलेक्ट्रॉन था वो तो इसके पास है ही है इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ये जो बॉन्ड है इसने फॉर्म किया है, ये वाला बॉन्ड जो इसने H के साथ फॉर्म किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है और जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से लिया था बाहर से, क्योंकि माइनस का निशान जो ऊपर है ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने के कारण है, वो इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन को दे दिया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो इस पर कोई निशान हमारा नहीं आएगा। और तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। OH के ऊपर माइनस का निशान था, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन खुद का है एक किसी और का है। जब इस O ने इस H के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो खुद का इलेक्ट्रॉन तो रख लिया अपने पास में, जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन था वो इस हाइड्रोजन को दे दिया और साथ में एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि खुद का इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास में रहा इसलिए यहाँ इस O पे कोई निशान नहीं आएगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, उसको इन दो इलेक्ट्रॉन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें एक तो ऑक्सीजन का खुद का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन ले लेगा, इसलिए इसके ऊपर जो है दो इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देंगे। अगला जो है बच्चों कर्व्ड फिशर एरो है, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ये वाला बच्चों कर्व्ड है और मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह है, इसलिए इसका नाम कर्व्ड फिशर एरो हम कहते हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों, देखिए आप कहेंगे कि मैडम ने यहाँ ए लिख दिया। जब मैंने बच्चों ए और बी लिखा था उस समय हमने देखा था कि बी जो था वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जो एटम जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसी की तरफ होगा। अब क्योंकि यहाँ दोनों मैंने ए लिखा है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो बराबर है या फिर बहुत कम डिफरेंस है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। अब क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस है, दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रखे हुए हैं ए और ए के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इस ए का है और एक इलेक्ट्रॉन इस ए का है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ए में से कोई भी एक ए नहीं ले जा पाएगा। ऐसे में क्या होता है, कुछ ऐसा हुआ, मान लीजिए दोनों ए एक दूसरे से नाराज हो गए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए मैंने एरो इस तरह का लगाया है। इस वाले ए ने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और बॉन्ड टूट गया। क्योंकि दोनों की पावर बराबर थी तो इस तरह से बॉन्ड टूटा और जो हमारे पास फॉर्म हुआ वो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनेगा। इस तरह का एरो जो होता है वो होमोलिटिक फिजन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, समान विखंडन को दिखाता है ये।
इसमें भी वही रहेगा, जहाँ से टेल शुरू होता है इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से पहले, और जहाँ ये हेड होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, तो टेल वाली जगह हम प्लस का निशान लिखेंगे जैसे पहले हम लिखते आ रहे हैं, और हेड वाली जगह हम माइनस का निशान लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जबकि डबल हेडेड एरो में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, तो इसको हम इसकी डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं, इसका गंतव्य। आपको ध्यान है कि आपने जब पॉलीमर पढ़ा था, बहुलक पढ़ा था, पेरोक्साइड हमने लिया था एज ए कैटलिस्ट। पहले पेरोक्साइड का होमोलिटिक फिजन हुआ था, उसके बाद में जो फ्री रेडिकल बना था उसने हमारे मोनोमर पे अटैक करके इथीन जहाँ हमने लिया था वहाँ अटैक करके पॉलीमर का फॉर्मेशन किया था। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कर्व्ड फिश हुक एरो का समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन। उसको मूव करने के लिए हमें इस तरह का दिखाते हैं हम, तो आप इसको इस तरह से बना के लिख लेंगे। ये इसका टेल हो गया और ये इसका हेड हो गया। तो कहाँ दिखाई देगा हमें? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखाई देगा, मुक्त मूलक क्रियाविधि जहाँ होती है, जहाँ पेरोक्साइड लेते हैं एज ए कैटलिस्ट काम में, वहाँ हमें दिखाई देगा। और जहाँ पे हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शंस करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वहाँ भी हमें इस तरह की एरो दिखाई देती है जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करती है। अब आगे हम दूसरे टाइप के एरोज देखेंगे बच्चों। इस तरह के एरोज जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाने के लिए काम में आते हैं। इसमें एरो जो है एक तरफ ही लगी होगी, इस तरह का एरो होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए रिप्रेजेंट होता है कि रिएक्शन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमें इंडिकेट करता है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्रियाविधि जो है हम पढ़ेंगे तब इसको दोबारा पढ़ेंगे, किसी अभिक्रिया की दिशा को बताने के लिए काम आती है ये वाली एरो। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से हमारे बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बीच में एरो लगी हुई है। इस एरो को देख के जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो नॉलेज मिलती है, वो ये है कि ए जो है हमारा रिएक्टेंट है और बी जो है हमारा प्रोडक्ट है, और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से बी की तरफ जा रही है, बी का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं उनमें ये एरो काम में नहीं आती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन ये हमारा शो कर रहा है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो टेल हमारी कहाँ आएगी? वो रिएक्टेंट की तरफ, और जहाँ हेड आएगा वो हमें शो करेगा कि हमारा प्रोडक्ट है। तो जो सिंगल एरो होती है, स्ट्रेट एरो जिसका एक ही सिर होता है, उसमें टेल जो है वो रिएक्टेंट को शो करती है और हेड जो है वो प्रोडक्ट को शो करता है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में हमें देखने को मिलता है कि ए से बी का फॉर्मेशन होगा लेकिन बी से ए का फॉर्मेशन नहीं होगा। उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं जो होती हैं वहाँ भी देखने को मिलता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन जो होती हैं जिसमें एरो दिखाई देती है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? लिखा हुआ है एरो ऑन बोथ साइड, या डबल हेडेड एरो कहते हैं इसको। 2 हेड है इसके, ये 2 हेड, इसमें टेल वाला पोर्शन नहीं होता है। इस तरह की एरो जो होती है हमें जनरली रेजोनेंस में देखने को मिलती है। इस तरह की एरो मैंने बता दिया आपको पहले भी, रेजोनेंस अनुनाद में दिखाई देती है। रेजोनेंस के अलावा ये हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन जिसे कहते हैं, कॉन्जुगेशन में भी देखने को मिलती है। इनके बारे में डिटेल आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रिकी वीडियोस डाल रखे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस के बारे में, वहाँ जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ आपको ये एरो देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। वहाँ पे डबल हेडेड एरो जो है हमारे काम में आती है। रेजोनेंस के बारे में हम डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एरोज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ एरोज़ हैं वो क्या क्या काम आती हैं वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो रेजोनेंस जो है आगे अगर डिटेल में आएगा तो हम दोबारा पढ़ेंगे, और आपको अगर रेजोनेंस की ट्रिकी वीडियोज़ देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक लास्ट एरो जो हमारी रह गई है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। इसमें जो हेड है हमारा ये हाफ है, कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बीच में अगर हमें इस तरह का एरो देखने को मिलता है, इसकी शक्ल जो है ये कर्व नहीं है लेकिन सामने से इसका जो हेड है वो
मछली के कांटे की तरह ही है, क्योंकि बच्चों हमें इस तरह सामने इसके फिश हुक की तरह दिखाई दे रहा है। इसका दूसरा नाम जो है स्ट्रेट फिश हुक एरो भी हो सकता है। आगे और जोड़ लेंगे एक वर्ड, स्ट्रेट फिश हुक एरो विथ 2 हेड्स, 2 सिर हैं इसके। इस तरह की एरो जो हमें रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखने को मिलती है, उत्क्रमणीय रिएक्शंस जो होते हैं। आर से पी बन रहा है, पी से दोबारा आर बन जाएगा। आगे पीछे दोनों दिशाओं में जो चलते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में बराबर चलते हैं, उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। वहाँ ये हमें देखने को मिलते हैं। टेल जो है एक बार हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर आती हुई दिखाई देगी और दूसरी बार हमें टेल जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आती हुई दिखाई देगी। आर जो है हमारे यहाँ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और हो सकता है कुछ देर बाद जो है हमारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का दोबारा फॉर्मेशन हो जाए। जैसे रिएक्शन मैंने आपको बताया है, PCl5 जो है ब्रेक होकर PCl5 जो है उसका रिएक्शन हो रहा है, PCl3 और Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। दोबारा जो है Cl2 और PCl3 आपस में रिएक्ट करके PCl5 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरो समझ में आ गए होंगे। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो मैं BSc के लिए बनाऊंगी उनके टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।